First of all, are you ready for zoology interview? Yes, sir. Okay. So tell me first of all, what do you mean by vital capacity? Can you define it? सर इट इज द कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स जो हमें जरूरत होती है। और इसमें हम कुछ जो वॉल्यूम्स है उसको सबको इंक्लूड करते हैं कि हम कितना रेस्पिरेशन इनटेक कर सकते, हम कितनी वॉल्यूम इनटेक कर सकते हैं और कितना वॉल्यूम आउटपुट निकाल सकते हैं, यानी कि एक्सहेल के थ्रू कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो हम जो कैपेसिटी, जैसे कि हम जो नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, जैसे हम नॉर्मली जो सांस लेते हैं उसको हम टाइडल वॉल्यूम के अंदर काउंट करते हैं सर। इसके अंदर कोई भी फोर्सफुल इंस्पिरेशन या फिर एक्सपायरेशन को काउंट नहीं करते सर, तो उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोल रहे हैं। Okay. How is respiration regulated? ओके सर, रेस्पिरेशन दोनों तरीके से रेगुलेट होता है। हार्मोनल तरीके से भी, जबकि केमिकल है, और न्यूरोनल भी सर, तो दोनों तरीके से रेगुलेट होता है सर। Okay. Can you tell me the difference between IRV and ERV? ओके सर, सही, आईआरवी होता है जो हम इंस्पिरेशनल रिजर्व वॉल्यूम होती है, और ईआरवी होता है सर एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। आईआरवी में सर वो होता है कि हम कितना फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं, जो रिजर्व वॉल्यूम है। जो हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं वो अलग चीज है, पर जो हम सांस खींचते हैं जोर से तो उसको हम आईआरवी बोलते हैं, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। और ईआरवी होता है एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, कि हम जो फोर्सफुली नॉर्मल ब्रीदिंग के अलावा जो हम फोर्सफुली एयर की जो वॉल्यूम निकाल पा रहे हैं उसको हम ईआरवी बोलते हैं। Okay, now you tell me what is tidal volume. सर टाइडल वॉल्यूम वही है जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग में जो वॉल्यूम ले रहे हैं एयर का, उसको हम टाइडल वॉल्यूम के अंदर काउंट करते हैं। Okay. Okay, what is mesosome in prokaryotic cell? सर मीजोसोम्स एक जो इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। और इसका काम होता है सर, इसके बहुत सारे मेन फंक्शन प्ले करता है ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। सबसे जो मेन फंक्शन है वो इसका है रेस्पिरेशन। जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया रोल प्ले कर रहा है, वही सेम काम मीजोसोम्स प्ले करते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। Okay. और सर ये रेप्लिकेशन के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अंदर की तरफ और ज्यादा इन्फ्यूज होता जाता है, और उससे क्या होता है, सेल को डिवाइड करने के अंदर हेल्प करता है। हम उसको, सर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल डिवीजन और रेप्लिकेशन सिमिलर से हैं सर, हम उसको एक साथ इक्वेट कर सकते हैं। Okay. What are nuclear pores और उनके फंक्शन भी बताइए. जी सर। सर जो न्यूक्लियस होता है इन यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेनस होती है। जो डबल मेम्ब्रेनस होने के कारण कहीं कहीं पे वो फ्यूज्ड है आपस में। फ्यूज होने के कारण वहां पे पोर बनते हैं, और ये पोर, इनको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, और इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इनका मेन फंक्शन यही है कि सर ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर जो है उस मेटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। और और सर इसके थ्रू हम जैसे एमआरएन का ट्रांसपोर्ट हो गया, कोई भी प्रोटीन चाहिए न्यूक्लियस के अंदर तो वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर वो इन्हीं पोर्स के थ्रू होके जाता है, और जब न्यूक्लियस से कोई भी मटेरियल बाहर आ रहा है तो वो इन्हीं पोर्स के थ्रू आएगा। Okay. What is centromere? ओके सर, सेंट्रोमियर वो पार्ट होता है क्रोमोसोम का जिसके थ्रू सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड होती हैं। और ये इसका, सर ये मेन फंक्शन इनका यही है कि जो जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं दो, एक क्रोमोसोम की, उनको अटैच करके रखना। और इनकी सर लोकेशन अलग अलग हो सकती है, ये सेंटर में भी हो सकते हैं, ये सेंटर से थोड़ा आगे हो सकते हैं, ये टेल्स पे भी, मतलब एंड ऑफ द क्रोमोसोम में भी प्रेजेंट होते हैं जहां से वो अटैच कर रहे हैं। तो इनकी लोकेशन के अलग अलग क्रोमोसोम हो सकते हैं सर। Okay. Define spermatogenesis. ओके सर। सर जो स्पर्म के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, जिसमें कि डिप्लॉयड सेल से हम स्पर्म्स को फॉर्मेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस। उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं सर। और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज और स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मिएशन क्या होता है? ओके सर, मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म इज नोन एज स्पर्मिएशन। ओके. एक्सप्लेन एंडोमेट्रियम.
ओके सर, एंडोमेट्रियम जो इनरमोस्ट लाइनिंग होती है ओवरी की, उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और सर ये यूट्रस के अंदर भी होती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसके अंदर यही जो एंडोमेट्रियम होती है वो डेवलप होती है थ्रू दिस डेज, एंड वो शेड हो जाती है, तो उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं सर, जो इनरमोस्ट लेयर होती है। Okay. And what is oogenesis? oogenesis, okay sir. The formation of ova is known as oogenesis, sir, as the name represent. Oo means ova and genesis means formation. कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन बताइए। ओके सर। सर कॉर्पस लूटियम का जो मेजर फंक्शन है वो है सर प्रोजेस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करके रखना। ओके। जैसे कि सर, जैसे कि अगर सपोज कीजिए जैसे कि ओव्यूलेशन हो गया है तो उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है कि उसका काम है सर प्रोजेस्टेरोन लेवल को मेंटेन करना। जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन लेवल मेंटेन रहता है तो जो एंडोमेट्रियम है वो शेड नहीं होती, वो कंटिन्यू रहती है। और उसका मेन फंक्शन ये है कि अगर इम्प्लांटेशन होता है, अगर जो फीमेल है वो फर्टिलाइज करती है तो उसका जो ओवन है वो ओवम है वो एंडोमेट्रियम में जाके इम्प्लांट होगा। अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल मेंटेन नहीं है तो वो जो लाइनिंग है जो एंडोमेट्रियम है वो शेड हो जाएगी। तो उसका मेन फंक्शन यही है कि वो जो एंडोमेट्रियम है उसको सस्टेन करता है और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करके रखता है। ओके, चलिए अब आप ये बताइए, व्हाई यू ऑप्टेड zoology as your career? Why zoology is one of your favorite topic? What is the reason behind that? सो जूलॉजी मुझे काफी पसंद है। मेरे को अपने 11th 12th क्लास से ही हम अलग से पढ़ना शुरू करते हैं तो वो काफी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है मुझे, क्योंकि वो हमें अपने सिस्टम्स के बारे में जानने को मिलता है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी है, डाइजेस्टिव है, कोई भी हमारा जो सिस्टम है, बॉडी सिस्टम है, हमारी बॉडी फंक्शन कैसे कर रही है, हमें उसके बारे में जानने को मिलता है। और सर हमें आसपास के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर वो फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं, हम वहां से कितने सिमिलर हैं। जैसे कि हम जो भी अपना सिस्टम पढ़ते हैं, पहले हम फ्रॉग के बारे में भी पढ़ते हैं, तो हम वहां Correct. पे कोरिलेट कर पाते हैं कि वो चीज कैसे काम कर रही है। Okay. और सर इसमें कुछ ऐसी, जैसे हम जो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी में ही एक टॉपिक आता है तो उसमें हम ये पढ़ पाते हैं कि कैंसर कैसे काम कर रहा है, कैंसर सेल्स कैसे इम्पेक्ट कर रही है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये काफी एक अच्छा टॉपिक है और सर रिसर्च भी इसमें बहुत अच्छी हो सकती है। Okay. तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है सर ये जूलॉजी एज ए टॉपिक और एज ए सब्जेक्ट। Okay. Tell me about direct and indirect development. ओके सर, डायरेक्ट डेवलपमेंट हम उसे बोलते हैं जिसमें कोई भी लार्वल स्टेज इंक्लूड नहीं होती, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम उसे बोलते हैं जिसके अंदर मल्टीपल या फिर सिंगल लार्वल स्टेज आती है। Okay. सर डायरेक्ट डेवलपमेंट हम ह्यूमन बींग्स को ले सकते हैं जिसमें डायरेक्ट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें कोई भी बीच में लार्वल स्टेज नहीं है। और जैसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में हम फ्रॉग को काउंट कर सकते हैं जिसके अंदर टेडपोल लार्वा बन रहा है, तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगी सर। Okay. Tell me the difference between cytokinesis and karyokinesis. Okay, sir. Sir, as the name represent, karyo means the nucleus and the kinesis means division, and cyto means cytoplasm and kinesis mean division. तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है तो उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और साइटोकाइनेसिस होती है साइटोप्लाज्म का इक्वल अमाउंट में और ऑर्गेनेलिज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है और डिवीजन हो रहा है। सर पहले कैरियोकाइनेसिस होती है क्योंकि हमें जेनेटिक मटेरियल को अलग अलग डिवाइड करना है इक्वल अमाउंट में, और ताकि और उनके क्रोमोसोम में भी कोई डिफरेंस ना आए, और उसके बाद हमारा साइटोकाइनेसिस होता है इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। Okay. What is your favorite body system and why? ओके सर, बॉडी सिस्टम्स तो मुझे सारे ही पसंद है, पर मैंने सबसे पहले जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो जो हम चीज सबसे पहले पढ़ते हैं उसकी तरफ एक अलग ही लगाव होता है। और सर और जो फूड है, फूड हमारे से बहुत, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर फैक्टर में, चाहे वो हमारी हेल्थ की हो, चाहे हमारा जो सोचने का तरीका, हमारी एनर्जी लेवल है, मुझे लगता है वो हर रोल में प्ले करता है और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा काफी एक मतलब ज्यादा, थोड़ा ज्यादा लगाव है मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू तरफ, ज्यादा थोड़ा ज्यादा। Okay. Tell me the importance of plasma proteins. ओके सर, प्लाज्मा प्रोटीन्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
क्योंकि वो एक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी करेक्टरिस्टिक्स उस चीज पे ऊपर डिपेंड करती है कि वो एक तो किस चीज के लिए परमिएबल है। अगर ज्यादा उसके अंदर पोरीन्स हैं तो वो ज्यादा अच्छे से ट्रांस जो उनका जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो ज्यादा होगा, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर पोरीन्स ज्यादा है। तो सर वो उनकी करेक्टरिस्टिक को, अगर सेल की करेक्टरिस्टिक्स को देखना है तो हम उसकी प्लाज्मा प्रोटीन्स को देख सकते हैं। ओके। ओके, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। सर ब्लड एक इम्प्रॉपर वो है, कनेक्टिव टिश्यू है। और लिम्फ है सर वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है सर, पर वो जो इंटरसेलुलर लिक्विड होता है उससे मिलके बना हुआ है। उसके अंदर कोई एज इन सेलुलर कंपोनेंट नहीं है मेजर, पर जो वो है हमारे पास जो ब्लड एज ए कनेक्टिव टिश्यू है वो उसके अंदर सेलुलर कंपोनेंट्स भी होते हैं। और वो जो मेन ट्रांसपोर्टेशन या फिर कनेक्शन का काम प्ले कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का, या फिर जो हमारी बाकी भी जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो ब्लड के थ्रू हो रहा है। पर जो लिम्फ है वो मेजर रोल उसका इम्यूनिटी के अंदर है, जैसे कि जो लिम्फ नोड्स होती हैं उनका मेजर रोल इम्यूनिटी की तरफ है। पर ब्लड के बहुत सारे अदर काम भी है, जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो गया, CO2 ट्रांसपोर्ट है। जो हमारी मेडिसिन है, बहुत सी मेडिसिन हमारे उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। ब्लड इम्यूनिटी का काम भी कर रहा है, जैसे कि उसके अंदर जो WBCs होती हैं वो इम्यूनिटी में काम कर रही हैं। तो वो मेरे को जो ब्लड है उसका ज्यादा मेजर रोल है। और एज कंपेरिजन टू ब्लड लिम्फ का इतना ज्यादा रोल नहीं है, ओके, अगर फंक्शनिंग के उसके देखें तो। टेल मी द बिटवीन डिफरेंस बिटवीन पी वेव एंड टी वेव। क्या डिफरेंस है दोनों में? ओके सर, पी वेव और टी वेव सर ये वो है, ये ECG के ग्राफ में आते हैं। सबसे पहले हमारे हमको पी वेव देखने को मिलती है। ओके। सर ये होता है, पी वेव रिप्रेजेंट करती है सर वो आर्ट एओर्टा के सिस्टोल को रिप्रेजेंट करती है हमारे पास पी वेव सर। ओके। और सर जो PQR वेव होती है वो हमारी रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। ओके। और सर जो टी वेव है वो हमारा जॉइंट डायस्टोल को रिप्रेजेंट करती है। राइट। सिस्टोल और डायस्टोल में क्या डिफरेंस है? सर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम सिस्टोल बोलते हैं, और जो रिलैक्सेशन होता है वो हार्ट मसल्स का, उसको हम डायस्टोल बोलते हैं। ओके। यहाँ से ना, यहाँ के बाद लेवल हाँ अप जी। शुरू हो जाता है। यहाँ के बाद हम डॉक्टर से पूछते हैं कि ईसीजी चेंजेस इन एमआई क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ एमआई क्या होता है, कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता ओके है, और एमआई के टाइप्स क्या होते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ओके। सुना होगा आपने ये वर्ड। हाँ जी चलिए, हाँ जी। ओपन एंड क्लोज्ड सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन बताइए। सर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती। जो जितने भी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम है पूरा के वो सारे जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर बात कर रहे होते हैं। तो उन उस टाइप के जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको हम ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और जो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है सर, ये ओपन टाइप ऑफ जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मोस्टली हमें लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलता है। और जो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जो प्रॉपरली जो आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको लेके चलती हैं और एग्जैक्ट अपने आपके ऑर्गन तक लेके जाती हैं। ये जो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है सर वो ज्यादा इफेक्टिव होता है और एफिशिएंट होता है एज कंपेरिजन टू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, हार्ड साउंड्स बताइए थोड़ी। ओके सर, हार्ड साउंड्स होती है लब और डब, दो साउंड्स होती हैं। सर जो लब साउंड होती है वो हमारी आती है तब जब हमारी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स क्लोज होती हैं, वो उस टाइम पे आती हैं। और जो हमारी डब साउंड होती है वो तब आती है जब हमारी सेमिलुनार वॉल क्लोज होती है। ओके, और उसमें जो अपर लेवल आता है डॉक्टर्स के लिए, उसमें होता है मम, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ओके साउंड। जी जी जी। चलिए, अब आप मिक्चुरेशन के बारे में बताइए, व्हाट इज मिक्चुरेशन? मिक्टिटेशन सर जो, सॉरी सर आई कांट रिमेम्बर राइट चलिए, नाउ। डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। जी सर, सर GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट उसको बोलते हैं कि ग्लोमेरुलस जो नेफ्रॉन के अंदर जो ग्लोमेरुलस जो पोर्शन है उससे पर मिनट कितना फिल्ट्रेट निकल रहा है।
सर ग्लोमेरुलस का काम होता है, जो जो भी हमारा ब्लड आ रहा है उसमें से हर एक उससे हर एक चीज फिल्टर हो जाती है सर, एक्सेप्ट ब्लड कार्पस्कल्स, या फिर जो हम कह सकते हैं जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हैवी प्रोटीन्स होते हैं, उनको छोड़ के बाकी हर कुछ फिल्ट्रेट हो जाता है, इंक्लूडिंग अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज और अदर न्यूट्रिएंट्स, वो हर एक चीज फिल्ट्रेट हो जाती है। जो पर मिनट कितना फिल्ट्रेट हो रहा है उसको हम जीएफआर बोलते हैं सर। वेरी गुड। ओके, चलिए आपने बताया डाइजेस्टिव आपका फेवरेट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क प्रोफाइल बताइए। स्मॉल इंटेस्टाइन में जी क्या क्या सर। होता है? सर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा मेजर डाइजेशन का काम है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और जो हमारा मेजर एब्जॉर्प्शन का काम है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सर अगर हम डाइजेशन का देखें तो जो प्रोटीन्स है वो पेप्टोन्स के अंदर ब्रेक हो जाते हैं इन द स्टमक रीजन, पर जैसे फूड स्टमक में आता है तो वहां पे प्रोटीन्स का डाइजेशन भी होता है। पेप्टोन से लेके वो डायरेक्ट अमीनो एसिड के अंदर जो कन्वर्जन हो रहा है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। जो लिपिड का फाइनल डाइजेशन हो रहा है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। कार्ब्स का जो फाइनल डाइजेशन है ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन, चाहे वो ग्लैक्टोज हो चाहे कुछ वो ग्लूकोज हो, वो भी उसके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, जो फाइनल डाइजेस्टिव प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, सिंपल जो शुगर मिल रही है। और जो एब्जॉर्प्शन का काम है सर वो भी मोस्टली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। जो मेजर पार्ट है एब्जॉर्प्शन का वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होगा हमारा। ओके, व्हाट इज द वर्क ऑफ न्यूक्लियस? वर्क ऑफ न्यूक्लियर सर, हमारे जो भी लाइफ साइकिल को प्ले करने के लिए जेनेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हमारा जितना जेनेटिक मटेरियल है एक ह्यूमन बॉडी का, वो या फिर हम कहें एक ह्यूमन सेल का सारा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो वहां पे न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोसेसेस होती हैं, दो दो मेन प्रोसेसेस होती हैं। पहला तो होता है रेप्लिकेशन और दूसरा होता है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन सर। तो ये दो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है सर न्यूक्लियस के। ओके, चलिए भाई आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। टेल मी द रोल ऑफ लीवर इन एक्सक्रीशन। रोल ऑफ रिवर इन एक्सक्रीशन। यस, देयर आर मेनी रोल्स इन सॉरी। लीवर, लंग्स, स्किन, सबका अपना अपना रोल रहता है। तो लीवर का। ओके ओके सर, लीवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर, वो डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर। ओके। जितने भी हमारे ड्रग्स वगैरह होते हैं उनका जो डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है वो लीवर के अंदर ही होता है। राइट। तो लीवर एक्सक्रीशन में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती एक्टिन और मायोसिन में क्या डिफरेंस है? ACTIN। है सर। सॉरी सर। ACTIN, एक्टिन एंड मायोसिन। ओके, हाँ हाँ जी सर। एक्टिन और मायोसिन का सर हमारे जो लोकोमोशन है या फिर मसल मूवमेंट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। क्योंकि ये जो फाइबर्स है या फिर हम कहीं मसल फाइबर्स हैं, इनकी स्लाइडिंग की वजह से ही, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही हमारे जो मसल मूवमेंट्स है वो एक्चुअली हो पाती है। स्केलेटन मसल और कार्डियक मसल में क्या डिफरेंस है? ओके सर, स्केलेटल मसल्स हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, और जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो हमारी इनवॉलेंट्री होती हैं। और जो स्केलेटल मसल्स होती हैं सर वो उनके अंदर वो न्यूक्लियस सिंगल न्यूक्लिएटेड होती हैं, और जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ओके, सर ये एक मेजर रोल है सर। चलिए पेक्टोरल और पेल्विक गिडल में क्या डिफरेंस सॉरी सर, आई कांट रिमेम्बर राइट नाउ। है? ओके, और रेड एंड व्हाइट मसल्स? ओके सर, रेड मसल्स होती हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, और वो ज्यादा एग्रेसिव या विग्रेस काम के लिए हम मोस्टली रेड मसल सेल्स को यूज करते हैं। जो वाइट मसल सेल्स है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट कम होती है और वो स्लोली वर्क करती है। और जो रेड मसल सेल्स है वो जैसे हमने अभी देखा कि वो बहुत ही विग्रेसली काम करती हैं, तो पर वो जल्दी फटीग हो जाती हैं। व्हाइट मसल सेल्स हैं वो ज्यादा विग्रेस काम के लिए हम यूज नहीं करते, पर वो फटीग लेटली होती हैं, इतने ज्यादा फास्ट फटीग नहीं होता उनके अंदर। तो ओके। जो भी फ्लाइट मसल सेल्स, जो फ्लाइट सेल्स होती हैं, फ्लाइट के लिए जो हम मसल्स यूज कर रहे हैं,
वो मोस्टली वाइट मसल सेल्स होती हैं सर। एक्सोग्राइन और इंडोग्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस है? सर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं सर, उनके अंदर वो डक्ट वाली ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स होगी, ऑयल ग्लैंड्स हैं, ये सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इन ये डक डक ग्लैंड्स होती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, वो डकलेस ग्लैंड होती है, वो जो भी अपना सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर करती हैं, उनको हम एंडोक्राइन करते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर मोस्टली इन्वॉल्व इन द हार्मोन सिक्रीशंस, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो बहुत सी चीजें सिक्रेट करती हैं, जैसे स्वेट हो गया, हमारा ऑयल हो गया, और सलाइवा हो गया, ये भी हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। Okay, what are the functions of hormones like androgens and estrogen? ओके। ओके सर, एस्ट्रोजन एक स्टेरॉयडल हार्मोन है सर, जो फीमेल्स में होता है। सर इसका जो मेन फंक्शन है सर, एक तो ओव्यूलेशन का ही मेन मेन रोल होता है इसमें। और ये इनके इसका सिक्रीशन होता है फॉलिकल्स से, जो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही है वहीं से उनका सिक्रीशन होता है सर। Can you tell about androgen also? सर आई एम नॉट क्लियरली रिमेम्बरिंग इट Okay, राइट tell नाउ, about सॉरी सर। thymosin. सॉरी सर। Thymosins. सॉरी सर। Thymosins. No? Thymosin नो नो hormone? सर, No? सॉरी सर। Okay. नो नो सर। Parathyroid hormone? Okay. So parathyroid hormone is released from the parathyroid gland। और सर इसका मेन फंक्शन होता है जो कैल्शियम का जो हमारे बॉडी के अंदर लेवल होता है उसको मेंटेन करना। तो ये उस चीज में कैल्शियम के लेवल को हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करने के लिए काफी हेल्पफुल है सर वो। Okay. Thymosin hormone is secreted by thymus gland, which has various functions like ओके immune सर। system, non-immune physiological ओके। processes, ओके। apoptosis, inflammation, sepsis, ओके। aging. Inflammation जानते हो? Inflammation क्या होता है? हाँ जी, जो सूजन होती है उसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। वो आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं क्योंकि आपको बच्चों को इतना ही पढ़ाना होता हाँ, है। स्वेलिंग। हाँ जब जी, आप मेडिकल स्वेलिंग। टर्म्स में जाएंगे तो इन्फ्लेमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ like either there is redness, tumor, there are lot many elements. जो आपने सूजन बोला उसको swelling बोलते हैं, और हाँ रेडनेस हो जी। सकती है, पेन हो सकता है। तो देर आर जी ऑलमोस्ट जी। 5 एलिमेंट्स। मीन्स ओके ओके। बॉडी रिएक्शन टू एन इंजरी और इन्फेक्शन इज टू बी नोन एज यस सर। इन्फ्लेमेशन। जी जी सर। फिर उसमें जैसे अलग अलग उसको अंदर डेप्थ में जाते हैं तो आपने पढ़ा होगा, जैसे दो एंजाइम्स होते हैं, कॉक्स वन कॉक्स टू, साइक्लोक्सिनेज वन, नहीं पढ़ा हुआ? आता नहीं आपके? नहीं नहीं sir। फिर वो इफेक्ट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन वन, प्रोस्टाग्लैंडिन टू। फिर जो हम दर्द की गोली खाते हैं ना, जैसे आप घर में डाइक्लोफेनेक खाते हैं, डाइक्लोफेनेक सुना होगा आपने? डिस्प्रिन जी तो सर, सुनी जी होगी, सर। दर्द की गोली डिस्प्रिन, हाँ हाँ जी, हाँ जी है सर। ना? डिस्प्रिन खाते हैं, डाइक्लोफेनेक खाते हैं, पैरासीटामोल भी एक दर्द की गोली है, पता है आपको? बुखार तो है ही, बट हाँ दर्द जी की सर। गोली है। हाँ जी। तो वो क्या है, हाँ जी। कॉक्स वन कॉक्स टू दोनों को इफेक्ट करते हैं, दोनों एंजाइम्स को। तो वो हमारी ओके। बॉडी में, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं पेट में जलन हो जाती है दर्द की गोली से। हाँ तो जी, हाँ वो जी सर। एंटेरिक यानी कि अल्सर क्रिएट करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कॉक्स वन को भी मारते ओके। हैं। कॉक्स वन क्या करता है, हमारी लाइनिंग को बचाता है। साइक्लोऑक्सीनेज ओके। वन एंजाइम ये हमारी लाइनिंग को बचाता है। तो ये क्या करता है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और कॉक्स टू जो हार्मफुल है ना उसको भी डिस्ट्रॉय करने देते हैं। यानी कि बॉडी के दोस्त को भी मार दिया, बॉडी के दुश्मन को भी मार दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर एक अच्छी दवाई आई 2001 के आसपास, सेलिकॉक्सी रोफिकॉफ से। ओके। जब मैं कॉलेज पास करके आया था तो उस समय सेलिकॉक्सी रोफिकॉफी आई, तो फिर धीरे धीरे ये देखा गया कि ये दोनों भी बैन होगी, क्योंकि ये हार्ट को इफेक्ट करती थी। ओके। और जो ये अपने लेते हैं, डिस्प्रिन हुआ, नेप्रोक्सिन हुआ, आइबुप्रोफिन हुआ, जो आप कॉम्बीफ्लेम लेते हो, ये सबसे हार्मफुल होता है, क्योंकि ये नॉन सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव नहीं है, ये दोनों को मारेगी, दोस्त को भी मारेगी, हाँ दुश्मन जी। को भी मारेगी, तो हाँ ऑब्वियस जी। है अल्सर होगा। फिर हम लोग जी जैसे सर। ले लेते हैं, बहुत अच्छी दवाई आई, अब सॉल्ट आया, इटोरोकॉफ। इटोरोकॉफ महंगी है गोली, ओके। 10-12 रुपए की होनी चाहिए। हाँ। अभी हो सकता है और महंगी हो गई हो, मगर ओके। उसमें साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप दर्द की गोली लेते हो तो आप, किसी को अल्सर रहता है या पेट में बोलते हैं मुझे जलन हो जाती है, उस गोली से नहीं होगी।
वो सिलेक्टिव है, ओके ओके सर। यानी कि वो सिर्फ दुश्मन को मारेगी, दोस्त को नहीं मारेगी, अगर लेमन लैंग्वेज में सीखना है हाँ जी हाँ तो इस जी। तरीके से इन्हें एनएसएआईडीज बोलते हैं, एनसेट्स बोलते हैं लोग इसे, एनसेट्स। चार इनका क्लासिफिकेशन होता जी है, मीन सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव, और एक हो गया प्रीफरेंशियल, जिसमें डाइक्लोफेनिक आ गया। अब डाइक्लोफेनिक का भी अच्छा डेरिवेटिव आ चुका है, एसिक्लोफेनिक, शायद आप लोग अब वो लेते हो, कई बार आपको डॉक्टर देता है। फिर एक होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी पायरेटिक। पायरेटिक मतलब दर्द, वो बुखार, फीवर, वो पैरासीटामोल होती है। इस तरीके से जी। इनका क्लासिफिकेशन होता ओके है। ओके आपका सर। नॉलेज बहुत अच्छा है जूलॉजी के अंदर, देर इज नो वीकनेस एट ऑल, बहुत अच्छा बताया। और व्हाट आर द क्वालिटीज अकॉर्डिंग टू यू, एक जूलॉजी टीचर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपके हिसाब से? सर जूलॉजी के टीचर के अंदर मेरे हिसाब से ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो थोड़ा अच्छे से पढ़ाए और अच्छे से तो चीजों सभी को पढ़ाए हुए रिलेट हैं। करते हुए पढ़ाए। सर मतलब चीजों को रिलेट करते हुए पढ़ाए, रियल लाइफ से रिलेट करते हुए हाँ हाँ, पढ़ाए। और बिल्कुल। जब भी वो पढ़ा रहा है तो उसको रियल एग्जांपल्स के साथ पढ़ाए कि जैसे अगर हम बता रहे हैं कि ये खाना खाया तो वो ज्यादा विजुअलाइज हो सकता है। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम ही पढ़ा रहे हैं तो हम अगर हमने बता हमें प्रोटीन का डाइजेशन पढ़ाना है तो हम उसमें डाइट को इंक्लूड कर सकते हैं कि जिसके अंदर प्रोटीन रिच डाइट होता है। तो हम विजुअलाइज करवा सकते हैं कि ये अब आपके स्टमक में गया, अब यहाँ पे ये इस चीज में ब्रेक डाउन हो गया, अब ये लिवर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, अब यहाँ पे इसका ये डाइजेशन हो रहा है। वो चीज ज्यादा रिलेट कर सकते हैं हम। और जैसे लोकोमोशन भी एक फंक्शन आता है तो हम उसमें हैंड के मूवमेंट के साथ बता सकते हैं। अब जैसे कि हमने हाथ हिलाया तो पहले ये सिग्नल ब्रेन के पास गया, फिर ब्रेन ने इसको सिग्नल दिया, फिर ये इसलिए हम ये मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो सर हम विजुअलाइज करके और रियल लाइफ से रिलेट करेंगे तो हम अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि हम इसमें एक तो अपने बॉडी के बारे में सीखते हैं, फंक्शनिंग के बारे में सीखते हैं, हमारे जो आसपास के ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल्स हैं, उनके फंक्शनिंग के बारे में सीखते हैं। हम इवोल्यूशनरी देख सकते हैं कि पहले के एनिमल्स कैसे इवॉल्व हुए थे और धीरे धीरे इवोल्यूशन कैसे बढ़ता जा रहा है, जो आज हम इतने एडवांस ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। तो वो कैसे वो धीरे धीरे इतने साल लग के हम आज यहाँ पहुंचे। राइट। तो you believe science is very necessary, especially biology, because it's a part of our life only, or whatever we are is यस। only, yes, we should understand. तो आप एग्जांपल्स देकर और अपने लाइफ के एग्जांपल्स देकर उन्हें ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। जी सर। बहुत अच्छा ज्योति, यू गिवन गुड आंसर्स, अल्टीमेट, वेरी गुड।